हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के ऊपर क्या लॉ दिया था। देखिए, सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो क्या बोलता है न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ, तो सुनिए ध्यान से। ये लॉ बोलता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज, एनी टू बॉडीज, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ। कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, कोई भी दो बॉडीज हो सकती हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के। मतलब एक बॉडी है मान लो m1 और दूसरी बॉडी है m2। इनके बीच की जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसे हमने मान लिया स्मॉल r। तो इनके बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के। मतलब F इज डायरेक्टली टू m1 m2, और इनवर्सली होगा किसके, इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F डायरेक्टली आ गया m1 m2 के और इनवर्सली आ गया r स्क्वायर के। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आता है। यहाँ पे एक जो कॉन्स्टेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू भी ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आता है कैपिटल जी। क्या आता है? कैपिटल जी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने बात की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब हमारे पास यहाँ से हमें एक नया मैटर मिल गया है, वो है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम जरा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहाँ से अभी हमारे पास फॉर्मूला आया F बराबर क्या आया, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालना चाहें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से हम जी की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या? यहाँ से जी की वैल्यू हो जाएगी जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये आ जाएगी। समझ रहे हो? जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई की ना, और ये अपॉन में आ गया m1 m2। तो अगर हमें जी को डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं जी को डिफाइन? इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? तो अगर हमें जी को डिफाइन करना है तो हमने दोनों मासेस को क्या ले लिया? 1 ये ले लिया, मतलब यूनिट मास मान लिया, ठीक है। और इनके बीच की सेपरेशन को भी यूनिट ले लिया। तो अगर r 1 हो जाएगा और m1 m2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो g किसके बराबर आ जाएगा? f के बराबर आ जाएगा। हो जाएगा ना g f के बराबर। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। समझ में आया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, या यूनिट मास एंड प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। बहुत सिंपल सी चीज है। जी की जो यूनिट होती है वो कैसे निकालेंगे यूनिट? देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और ये केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम कभी भूल भी जाते हैं, इसकी यूनिट याद नहीं होती, तो हम इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, इससे हम निकाल लेंगे। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर की होती है केजी, और ये हो जाए, सॉरी, आर की होती है मीटर, और ये केजी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट हो जाएगी इसकी। और इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो न्यूटन को डायन कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर, केजी को ग्राम कर सकते हैं। तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इस तरह भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, जी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन जो होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है इसका, वो होता है m-1 L3 T-2। सिर्फ ध्यान रखना है, रटना नहीं है। m-1 L3 T-2, बिकॉज ये जो हमारे पास 11th क्लास में आता है डायमेंशन एनालिसिस में, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ जी की। जी की वैल्यू क्या होती है? हमने डेफिनेशन के बारे में बात की, हमने यूनिट के बारे में बात की। इसकी वैल्यू के बारे में बात करें अगर, तो इसकी जो ऐसा यूनिट में वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर बात करें इसकी डायमेंशन, इसकी वैल्यू सीजीएस में, तो सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8
डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये हमने बात की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यहाँ पे हमें एक नया टॉपिक मिला, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने डेफिनेशन के बारे में बात की, इसके यूनिट के बारे में बात की, हमने इसकी वैल्यू के बारे में भी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो? कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो सबके लिए सेम होती है। सॉरी, कैपिटल जी है, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको किस लिए बोलते हैं? इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है जस्ट बिकॉज कि इसकी जो वैल्यू होती है वो पूरी जगह कांस्टेंट होती है। चाहे हम यहाँ पे चेक करें, चाहे हम कहीं और जाके चेक करें किसी और कंट्री में, जी की वैल्यू हम क्या रहेंगे? हमेशा सेम लेंगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब तक याद हो जानी चाहिए। जो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये भी ध्यान रखना है, कभी रिपल्सिव नहीं होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दो बॉडीज के बीच में वो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर दो बॉडीज की हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो तीसरी बॉडी के आने से अफेक्ट नहीं होगा। जो वैल्यू थी वही रहेगी, चाहे वो तीसरी बॉडी उनके बीच में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। और लास्ट पॉइंट कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। अर्थ के सेंटर पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? जीरो। ये हम प्रूफ भी करेंगे आगे जाके कि अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे। क्लियर हुआ? हमेशा याद रखना है जो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सेंटर पे जीरो होता है मिनिमम, और सरफेस पे मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है, और अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की तरफ जाते हैं, तो वो तभी भी जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखना है। सरफेस पे मैक्सिमम, सेंटर पे क्या होती है? मिनिमम होती है। तो आई होप आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो टॉपिक है क्लियरली समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg ईच व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। जी की वैल्यू ऐसा यूनिट में दे रखी है तो आर को भी ऐसा ही में कन्वर्ट करेंगे, और मास तो 1 kg दे ही रखा है, 1 kg ईच। तो फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू रखी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 m2 1 इंटू 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर था ना, सॉल्व किया, ये बना हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो काफ़ी सक्सेसफुल रही होगी आपको समझाने में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।